हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 94 और 95 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पिछली धाराओं के वीडियो मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 94 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 94? ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर कोई आपराधिक कार्य करवाना चाहता है, तो जिसको जान से मारने की धमकी देकर कोई आपराधिक कार्य करवाया गया है वह अपराधी नहीं है। ये कहती है धारा 94। इसमें लिखा हुआ है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता हो। पर धमकी कौन सी वाली होनी चाहिए? धमकी होना चाहिए त्वरित धमकी, यानी कि तुरंत जान से मार दिए जाने की धमकी। यदि इससे कम की धमकी दी गई है, मारने पीटने की या चांटा मार देंगे इस प्रकार की धमकी दी गई है, तो ये मान्य नहीं होगी। कुल मिलाकर के यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है जान से मारने की और तुरंत जान से मारने की, यदि इस प्रकार की धमकी देता है और कोई आपराधिक कार्य करवाता है तो वह धारा 94 का लाभ ले सकता है। हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कनपट्टी पे बंदूक तान देता है और वो ये कहता है कि ये जो महिला है जो आपको नहीं देख रही है, मुझको नहीं देख रही है, इसके पर्स में जो है सोने की रकम रखी हुई है, इस पर्स को चोरी करना है तुमको, और यदि तुम चोरी नहीं करते हो तो मैं अभी हाल आपको जान से मार दूंगा। अभी जाओ और इस पर्स को चोरी करके मेरे पास लेकर के आओ। इस प्रकार की यदि कोई धमकी देता है तो ये जो धमकी है ये जान से मारने की धमकी है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति उस धमकी में आकर के, उस भय में आकर के, और वो यदि चोरी कर लाता है, पर्स की यदि वो चोरी करता है, तो फिर ये कहा जाएगा कि उस चोरी करने वाले व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, वह धारा 94 का लाभ ले सकता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम उस महिला के का पर्स चोरी करके लाओ, और यदि तुम चोरी करके नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, तो फिर वो धारा 94 का लाभ उसको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के जान से मारने की धमकी यदि दी जा रही हो और उस धमकी में आकर के कोई कार्य किया गया हो, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, तो वो धारा 94 के अंतर्गत वो व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है जान से मारने की। लेकिन जान से मारने के कम की धमकी नहीं चलेगी। एक बात और यहां पर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की कनपट्टी पे बंदूक अड़ा दी और ये कहा कि तुम इस महिला को जान से मार दो। देखो, चोरी करने की बात नहीं है, जान से मारने की बात है। यदि जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि तुम उस व्यक्ति को जान से मार दो, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, तो इस स्थिति में भी धारा 94 का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आईपीसी की धारा 94 का लाभ तभी मिलेगा जब धमकी जो दी गई है वो जान से मारने की हो और जो कार्य किया गया हो वो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई अपराध करने के लिए धमकी नहीं दी गई हो जो मृत्यु दंड से कम है, तो धारा 94 का लाभ मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा अपराध करने के लिए धमकी दी जा रही है जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, तो फिर उसको धारा 94 का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक बात और देखने वाली है, क्या कि वह कार्य उस व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ना किया गया हो। स्वेच्छा से ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित नहीं की गई हो कि कोई व्यक्ति उसको जान से मारने की धमकी देकर के कोई कार्य करवाए। उदाहरण से समझ लेते हैं इसको भी। मान लेते हैं कि डाकुओं का कोई गिरोह है और डाकुओं के गिरोह में कोई व्यक्ति जानबूझ करके शामिल हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो आपके साथ ही जो है रहूंगा और आप जो कार्य करोगे वो कार्य मैं भी करूंगा। मतलब कि डाकुओं के गिरोह में कोई डाकू बनने के लिए शामिल हो जाता है। अब वो डाकू जा रहे हैं और उस गिरोह में वो व्यक्ति शामिल है जिसने अपनी स्वीकृति से डाकुओं के गिरोह में होना स्वीकार किया है, और डाकू जाते हैं किसी के घर में चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए। वह व्यक्ति भी उनके साथ जाता है
और उस व्यक्ति को जो है डाकू ये कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो तिजोरी में रकम रखी है इसको उठा लो। अब वह व्यक्ति उठाने से मना करता है, वो सोचता है, उसके मन में कुछ दया आ जाती है कि नहीं ऐसा करना गलत होगा। यदि वो इस प्रकार का उस समय वहां पर सोचता है और वह तिजोरी में से रकम नहीं उठाता है, और इसी बीच किसी डाकू के द्वारा उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी जाती है कि यदि तू ये रकम नहीं उठाएगा तिजोरी में से तो हम तुझे जान से मार देंगे। तब भी ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है वो धारा 94 का लाभ नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि डाकुओं की टोली में होना उसने स्वयं स्वीकार किया था, उसने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण स्वयं किया था जिसकी वजह से वो वहां पर फंस गया और जिसकी वजह से उसको जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी वजह से उसने अपराध किया। तो इस प्रकार की बात नहीं चलेगी। यहाँ पर एक और स्पष्टीकरण हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, लोहार हो, और लोहार को कोई व्यक्ति उठा करके ले गया और उससे ये कहा कि ये सामने जो ताला है इस ताले को तोड़ना है, और यदि लोहार को इस प्रकार की धमकी दी गई कि यदि तू ये ताला नहीं तोड़ेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे, और यदि लोहार ने वो ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ने के बाद जो है चोर उसमें घुस गए, डाकू उसमें घुस गए और घर में जाकर के चोरी उन्होंने की, तो फिर इसमें लोहार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उस धमकी के कारण उस लोहार ने उस गेट का ताला तोड़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर के इसके जो आवश्यक तत्व हैं धारा 94 के, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जान से मारने की धमकी देकर के कोई कार्य करवाना जो आपराधिक कार्य होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है वो तुरंत जान से मारने की धमकी होनी चाहिए, पुलिस के पास पहुंचने तक का समय नहीं होना चाहिए, तो धारा 94 लागू होगी। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने धमकी दी कि भाई तुम जाकर के उस घर में चोरी करना और यदि चोरी नहीं करोगे तो हम तुमको कल जान से मार देंगे। यदि इस प्रकार की धमकी दी गई कि कल जान से मार देंगे तो ये धारा 94 लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास पुलिस के पास जाने का पर्याप्त समय है, तो तुरंत जान से मारने की धमकी दी जानी चाहिए। ये भी एक धारा 94 का आवश्यक तत्व है। और क्या है? और ये है कि वो कार्य स्वयं की इच्छा से नहीं किया जाना चाहिए, या फिर वो वातावरण जो निर्मित किया गया है वो स्वयं की इच्छा से उस वातावरण को निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। और दूसरा ये एक और बात इसके आवश्यक तत्व में क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि वह जो धमकी दी जा रही है उस धमकी के कारण व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, भय के कारण जो अपराध कर रहा है, वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए। इन सभी शर्तों के अधीन यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, यदि कोई धमकी में आकर के इस प्रकार के कार्य करता है तो वो धारा 94 का लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कार्य किया जाता है तो धारा 94 के अंतर्गत लाभ उसको नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 95 के बारे में, यानी कि 95 के बारे में। 95 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 95 कहती है तुच्छ कार्य के बारे में। तुच्छ कार्य क्या होते हैं? तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य जो होता है उसको दंड की श्रेणी में नहीं रखा गया है, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं। ट्रेन में और बस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ के कारण किसी व्यक्ति के पांव पे अपना पांव रखा गया, तो ऐसे समय में वैसे सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति के पांव पे पांव रख देना अपराध माना जाता है, लेकिन भीड़ भरे स्थान पर यदि आप जा रहे हैं और वहां पर जो है कोई इस प्रकार से पांव रखा गया किसी के पांव के ऊपर भीड़ के कारण, तो ये एक तुच्छ कार्य है और इसको जो है सामान्य अनुक्रम का कोई सामान्य अनुक्रम में, यानी कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसकी जाकर के थाने पे रिपोर्ट नहीं करेगा। सामान्य बुद्धि वाली बात करी हमने, लेकिन कोई सामान्य बुद्धि से स्पेशल बुद्धि वाला व्यक्ति हो और वो जाकर के रिपोर्ट करे तो वो स्वीकार नहीं होती है। कुल मिला के ये एक तुच्छ कार्य होता है।
तो तुच्छ कार्य के लिए यानी कि सामान्य बुद्धि वाला जिसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज नहीं करेगा, जिसकी शिकायत नहीं करेगा, उसको हम तुच्छ कार्य की श्रेणी में ले रहे हैं। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है लेटर लिख रहा है, कोई पत्र लिख रहा है। अब उसकी जो है कलम में जो है स्याही खत्म हो गई, तो उसने क्या किया कि पास में रखी जो शीशी थी जिसमें जो है स्याही रखी हुई थी, उस स्याही के डब्बी में उसने अपनी कलम को डुबाया और फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। और जिसकी वो स्याही थी वो व्यक्ति उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। तो सामान्य अनुक्रम में देखें तो ये धारा 378 का अपराध बनता है, चोरी का अपराध बनता है। लेकिन ये कार्य इतना तुच्छ है, इतना छोटा कार्य है कि सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति इसकी जो है थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा और अपराध के लिए उसको जो है नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के इतने छोटे कार्य जो हैं इनके बारे में ये कहा गया कि जितने भी तुच्छ कार्य हैं वह भी जो है अपवाद की श्रेणी में आते हैं। हम आईपीसी की धारा 96 से लेकर के 106 तक का अध्ययन कर रहे हैं। 96 से 106 नहीं, 76 से 106 का अध्ययन हम कर रहे हैं, जो सामान्य अपवाद की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये अपराध नहीं माने जाते हैं। तो धारा 95 भी इसी श्रेणी में आता है और तुच्छ कार्य है इसलिए अपराध में नहीं आता है। अच्छा, इसका एक और बात हम यहां पर समझें कि मान लेते हैं कि इतने छोटे छोटे कार्यों के लिए इन छोटे छोटे कार्यों को अपराध घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे समय में सामान्य व्यक्ति का जीना ही दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्य इस प्रकार के होते ही रहते हैं। अब इसका मतलब तो ये है कि कोई व्यक्ति ट्रेन में भी नहीं चल पाएगा यदि इस प्रकार का अपराध घोषित कर दिया जाए, किसी के पांव पे पांव रखा हो जाए तो ये तो अपराध हो गया। अब अपराध हो गया तो कोई व्यक्ति तो फिर ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सभी छोटे छोटे कार्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है और धारा 95 का लाभ इसमें लिया जा सकता है। यदि तुच्छ कार्य है तो उसके लिए जो है माफी मिल सकती है। तो आज हमने बात की आईपीसी की धारा 94 और 95 के बारे में। मैंने आईपीसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो तैयार किए हैं, कुल मिलाकर के सभी वीडियो तैयार किए हैं जो धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक हैं, जिसका लिंक आपको यहां पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा। तो आईपीसी का यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो यहां पर जरूर क्लिक करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स भी करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।